कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का स्टार्टअप हमारी कंट्री भारत से ही हुआ था। इतना ही नहीं, हमारी साइंस का राइज अप भी इंडिया से ही हुआ था। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि मैं आपसे ये बातें क्यों कर रही हूँ। सो डोंट वरी, मैं आपको बस क्लियर कर रही हूँ। वैसे आप जानते होंगे कि ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल कहते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर इसका नाम ज्योग्राफी क्यों और कैसे पड़ा? चलिए, अगर आपको नहीं पता है तो मैं इस टॉपिक पर एक छोटी सी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता देती हूँ। तो जैसा कि इसके नाम से ही पहले ही क्लियर हो जाता है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और गोल, जिसका मीनिंग है कि भू यानी अर्थ पर अवेलेबल हर चीज एक गोल यानी चक्र में होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर चीज एक दूसरे से किसी न किसी कारण से कनेक्ट होती है, और इसमें चक्र यानी सर्कल का मतलब इस बात से है कि आपके हर एक्शन का एक रिएक्शन भी जरूर होता है। कुछ सिचुएशंस में वो रिएक्शन डायरेक्ट होती है, और लेकिन बहुत सी सिचुएशन में वो इनडायरेक्ट भी होती है, यानी एक राउंड प्रोसेस के थ्रू। लेकिन याद रखिए, जितना हम उसे अफेक्ट करते हैं ये उतना ही हमें अफेक्ट करता है, ठीक सर न्यूटन के एक्शन रिएक्शन लॉ की तरह। वैसे इंग्लिश में भी इसका मीनिंग कुछ ऐसा ही है। जियो यानी कि अर्थ और ग्राफिक मीन्स डिस्क्राइब करना। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी में हम मेनली अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। दैट्स वाई अर्थ के ह्यूमन और फिजिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर हम ज्योग्राफी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, फिजिकल ज्योग्राफी, जिसके बारे में आप ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। एंड नंबर 2, ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हम अर्थ पर पाए जाने वाले फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, ग्राउंड्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा। और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम ह्यूमंस के द्वारा की जाने वाली फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं, और यही हमारा टॉपिक भी है। वैसे आप ये बात तो अच्छे से जानते ही होंगे कि ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी तक की जानकारी के हिसाब से अर्थ इज द ओनली प्लेस जहां जीवन संभव है, यानी ये हम ह्यूमंस का ओनली लिविंग प्लेस है। इसलिए इस बात को समझना और भी आसान है कि ह्यूमंस का डायरेक्ट कनेक्शन है अर्थ और इसके एटमॉस्फेयर के साथ। एल.डी. स्टैम्प ने ज्योग्राफी के बारे में कुछ इस तरीके से कहा था कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज अबव ऑफ ह्यूमन बींग्स, जिसका मतलब है कि अर्थ को इंसानों की रहने की जगह के बारे में बताना ही ज्योग्राफी है। इसलिए हम ज्योग्राफी में बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, जैसे पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमंस और टाइप्स ऑफ सेटलमेंट जैसे कई टॉपिक्स। स्कॉलर्स द्वारा की गई ऐसी बहुत सी डेफिनेशंस और थॉट्स है जिनमें नेचर और ह्यूमंस के पैरेलल रिलेशन की स्टडी पर जोर दिया गया है। और जैसा कि हम प्रेजेंट सिचुएशन में देख रहे हैं कि हमारी अर्थ की कंडीशन पहले से बहुत खराब होती जा रही है। साइंटिस्ट का यहाँ तक कहना है कि हर कंट्री में डिसिप्लिन के रूप में इन सब प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ कड़े कानून बनने चाहिए और उनका सख्ती से पालन भी होना चाहिए, जिसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये भी है कि हमें इसके बारे में अच्छे से समझना होगा। इसलिए गवर्नमेंट द्वारा इन टॉपिक्स को एक कंपलसरी स्टडी के फॉर्म में स्टूडेंट्स के कोर्स में ऐड कर दिया गया है। तो चलिए ह्यूमन ज्योग्राफी के इस पहले चैप्टर नेचर एंड स्कोप के थ्रू इन टॉपिक्स को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। देखा जाए तो ह्यूमन ज्योग्राफी की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। दरअसल हम ज्योग्राफी को भी दो ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं, पहला सिस्टमैटिक ज्योग्राफी और दूसरा रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी में हम एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले सभी एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, और सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में किसी एक एलिमेंट की स्टडी ओवर द वर्ल्ड करते हैं। इसलिए ह्यूमन ज्योग्राफी सिस्टम ज्योग्राफी की एक ब्रांच है, जिसका मतलब है कि ह्यूमंस और नेचुरल एनवायरनमेंट के रिलेशन के बारे में पढ़ना, जिसमें ह्यूमंस ही ह्यूमन ज्योग्राफी की मेन थीम भी है। वैसे देखा जाए तो समय समय पर बहुत से स्कॉलर्स और ज्योग्राफर्स ने ज्योग्राफी की अलग अलग डेफिनेशन भी दी है, जैसे कि अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट, जिन्हें मॉडर्न ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। क्या आपको पता है उन्होंने ज्योग्राफी को कैसे डिफाइन किया है? मैं बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू हिम, ज्योग्राफी इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, but also includes the interrelationships of phenomena among the various components of the earth like biosphere, atmosphere, hydrosphere, lithosphere and humans.
मीन्स भूगोल न केवल अर्थ के फिजिकल फीचर्स की स्टडी से संबंधित है, बल्कि इसमें बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और ह्यूमंस के साथ साथ पृथ्वी के अदर कंपोनेंट्स के बीच की घटनाओं और रिजल्ट्स को भी शामिल किया जाता है। वही फ्रिडरिच रिट्जेल, जिन्हें ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर माना जाता है, वो कहते हैं कि ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन साइंस एंड द अर्थ सरफेस, जिसका मीनिंग है कि ज्योग्राफी ह्यूमन साइंस और अर्थ के बीच रिलेशनशिप की सिर्फ एक सिंथेटिक स्टडी है। लेकिन अब अगर ह्यूमन ज्योग्राफी के नेचर की बात आती है तो पहले हमें ये समझना होगा कि दरअसल ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या, और इसके साथ साथ ये भी जानना होगा कि व्हाट डू वी स्टडी इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसका एक सीधा सा आंसर हमें ये मिलता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाए गए सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट के बीच के इंटर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। शायद यही कारण है कि ह्यूमंस को सोशल एनिमल्स भी कहा जाता है, जो कि सोसाइटीज नाम के जंगल में रहता है। जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट में ये सभी एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि लैंड फॉर्म्स, टाइप ऑफ सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, प्लांट्स एंड जंगल्स, यानी कि वो सभी जो हमें एनवायरनमेंट से डायरेक्टली और नेचुरल कंडीशन में मिलता है और उसे हम उसी कंडीशन में यूज भी कर सकते हैं। लेकिन वही इसके ठीक ऑपोजिट ह्यूमंस द्वारा नेचर में अवेलेबल थिंग्स को यूज करके बनाई गई चीजें, जिन्हें मैन मेड थिंग्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउस, फैक्ट्री, सोसाइटीज, इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्सेट्रा। देखा जाए तो ये सभी चीजें भी हमें नेचर से मिली चीजों से ही मिलाकर बनाई है, लेकिन फिर भी उन्हें यूजेबल या फिर कंज्यूमेबल बनाने के लिए हमें पहले कुछ चेंजेस या डेवलपमेंट्स करने पड़ते हैं, और यही कारण है कि हम इन्हें मैन मेड आइटम्स कहते हैं। लेकिन देखा जाए तो हम ह्यूमंस ने अपनी अपनी नीड्स के हिसाब से एनवायरनमेंट के साथ बहुत कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें कुछ सही है और कुछ एनवायरनमेंट के अगेंस्ट है। मीन्स जिनकी वजह से हमें भले ही फायदा हुआ हो, लेकिन नेचर को नुकसान पहुंच रहा है। और वो सभी डेवलपमेंट या क्रिएशंस जिन्हें नेचर रिवाइज नहीं कर सकती है, उन सभी एक्टिविटीज को हम नेचर के अगेंस्ट ही मानते हैं। अब वो सब क्या है और इनके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके बारे में हम अगले टॉपिक यानी कि द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस में डिटेल में समझ। तो स्टूडेंट, देखा जाए तो हम सभी अर्थ पर जन्म लेने के बाद से ही अलग अलग तरह से नेचर के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं, और एक समय था जब हम नेचर के बीच में ही रहते थे और उससे डायरेक्ट इंटरैक्ट करते थे। लेकिन समय के साथ साथ डेवलपमेंट के रेस में धीरे धीरे सब पीछे छूटता गया, और आजकल के समय में हम एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं करते, बल्कि अपने खुद के बनाए एक्सपेरिमेंट्स और टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। यह आसानी से समझने की बात है कि टेक्नोलॉजी एक तरह से ह्यूमन सोसाइटी के लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट को इंडिकेट करती है, लेकिन वहाँ जहाँ कल्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं करती है। अब ये बात जरा सी प्रैक्टिकल है, और आपने ये तो सुना ही होगा कि नीड आविष्कार की जननी है, यानी नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हर अलग स्टेट से लेकर कंट्रीज तक और उसमें रहने वाले लोगों तक अगर आप ध्यान देंगे तो उनके बनाए गए घरों, ड्रेसिंग और खाने पीने की चीजें यानी कि वहाँ के क्रॉप्स तक में डिफरेंस मिलता है, जिसका मेन रीजन उन जगहों के एटमॉस्फेयर में मतलब वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन है। जैसे जहाँ ज्यादा ठंड पड़ती है वहाँ ड्राई फ्रूट्स ज्यादा मिलते हैं, लोग गर्म कपड़े यानी वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, जानवरों में भेड़ और बकरी पाली जाती है, घरों को बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ठीक इसके ऑपोजिट गर्म इलाके जैसे कि रेगिस्तान में लोग ऊंट पालते हैं और कॉटन का इस्तेमाल ज्यादा होता है। खाने में लोग रसीले फल जैसे तरबूज यानी वाटरमेलन खाते हैं। अब वही अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो आपको पता होगा कि व्हील की डिस्कवरी से लेकर आज मोबाइल्स और लैपटॉप तक, मेडिकल में बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज से लेकर स्पेशल मेडिसिन तक, और इतना ही नहीं बल्कि अर्थ से लेकर मंगल ग्रह तक हम पहुंच चुके हैं। देखा जाए तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, हम ह्यूमंस का भी डेवलपमेंट होता गया, और इसी के साथ ही ह्यूमन एक्टिविटीज पर नेचुरल फोर्स का कंट्रोल भी कम हुआ, बल्कि नेचुरल फोर्स पर ह्यूमंस का डोमिनेशन बढ़ गया। चलिए इस बात को हम थोड़े और अच्छे से समझते हैं।
आपको पता ही होगा कि ह्यूमन के सिविलाइजेशन के शुरुआती दौर में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी और हम ह्यूमंस नेचुरल एनवायरनमेंट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे और ह्यूमन एक्टिविटी नेचुरल एनवायरनमेंट से बहुत अफेक्टेड होती थी। इसलिए शुरुआती दौर में इंसान एनवायरनमेंट के फोर्सेस के कंप्लीट कंट्रोल में था। इस टाइप की सिचुएशन में जब नेचुरल फोर्सेस ह्यूमन से ज़्यादा पावरफुल हो तो इसे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं, यानी नेचर ह्यूमन से ज़्यादा पावरफुल था। एक टाइम पर ह्यूमंस नेचर की पूजा करते थे, उसकी बात मानते थे और उससे डरते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया ह्यूमंस अपने एनवायरनमेंट और नेचुरल फोर्सेस को समझने लगते हैं और धीरे धीरे ह्यूमन सोसाइटीज़ में कल्चरल डेवलपमेंट होने लगता है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी भी डेवलप होती है। और ये सब होने की वजह से ह्यूमन स्टेट ऑफ नेसेसिटी से स्टेट ऑफ फ्रीडम में चले जाते हैं। स्टेट ऑफ नेसेसिटी में ह्यूमंस वही काम करते हैं जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी थे, लेकिन टेक्नोलॉजी डेवलप होने की वजह से ह्यूमन स्टेट ऑफ फ्रीडम में चले गए। उस टाइम पर ह्यूमंस वो सभी काम करते हैं जो वो कर सकते हैं और इस टाइम की सिचुएशन जहाँ पर ह्यूमन हर पॉसिबल काम को करे उसे पॉसिबलिज्म कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर ह्यूमंस का डोमिनिज्म बढ़ जाता है या ये कहे कि ह्यूमन अपने हिसाब से नेचर को बदलने लगता है, इसे ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कहते हैं। स्टूडेंट, अब हम अगले टॉपिक की बात करें तो देखो, अब ये एक्सट्रीम ऑफ डिटर्मिनिज्म और पॉसिबलिज्म के बीच एक नया कॉन्सेप्ट है। इसे नियो डिटर्मिनिज्म या प्रेजेंट डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। दरअसल नियो डिटर्मिनिज्म और प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म की थ्योरी ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो हमें ये समझाना चाहते थे कि ना तो हमें स्टेट ऑफ फ्रीडम में रहना है, ना ही स्टेट ऑफ नेसेसिटी में, बल्कि हमें एक बीच का रास्ता चुनना है। ग्रिफिथ टेलर इस थ्योरी में ये कहते हैं कि ह्यूमन को एक ऐसे बीच के रास्ते में रहना चाहिए जिसमें ना तो नेचर को नुकसान पहुंचे और ना ही ह्यूमंस का डेवलपमेंट रुके। यानी जब ह्यूमंस के डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी से नेचर को ज़्यादा नुकसान पहुंचने लगे तो ह्यूमंस को रुक जाना चाहिए और नेचर को रिवाइव होने देना चाहिए और फिर से ह्यूमन डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए इसे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। इसी के साथ ये तीनों थ्योरी कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम की। देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी की शुरुआत तब से होती है जब से ह्यूमंस अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते आ रहे हैं। यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी की अपनी एक बहुत लंबी हिस्ट्री है और इतने लंबे पीरियड ऑफ टाइम में ह्यूमन ज्योग्राफी को देखने और समझने के तरीकों में चेंजेस भी आए हैं। शुरुआती समय में लोगों का एक दूसरे के साथ नेचुरल इंटरैक्शन बहुत कम था, जिसकी वजह से एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा नहीं होती थी। पर जैसे जैसे टाइम बीता लोगों ने डिस्कवरी करना शुरू किया और एक दूसरे के साथ नेचर के बारे में चीज़ें जानी, जिसकी वजह से ह्यूमन ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया और समय के साथ साथ लोगों का ज्योग्राफी को पढ़ने और समझने का नज़रिया भी बदला। हालांकि ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत सी सब फील्ड्स भी होती है जिसमें हम ह्यूमंस और फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे।